हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 9 करेंगे। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसके 8 चैप्टर जो है हम पहले कर चुके हैं। अब ये 9th चैप्टर करेंगे। फ्रेंड्स, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। एक पार्ट में जो है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और इतना इसको हम क्लियरली समझाएंगे, इसलिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आज हम इसका पहला पार्ट यानी कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, इस चैप्टर का वर्णन आपके सामने करते हैं। ये हम बिल्कुल सॉल्यूशन तरीके से जो आपको समझाएंगे। लोगों का वर्णन करने का सबसे महान तरीका है उनकी, यानी कि सभी क्षेत्रों में जो है फ्रेंड्स भिन्नताएं होती हैं। ये सभी अलग अलग क्षेत्र के निवासियों की बोलचाल, रहन सहन, संस्कृति में जो है भिन्नता पाई जाती है। उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना, ये एक वर्णन करने का जो एक तरीका होता है। जो उनकी बोलचाल होती है उसी वही उनको कहा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, मतलब तमिल या उड़िया किसको कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि वह तमिल या अथवा उड़िया भाषा बोलता है। तो भाषाओं की दृष्टि से जो है हम उनको बोलते हैं कि वो किस भाषा से है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। यानी कि जिस तरह से भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य होता है उसी तरह से हम उसको उस राज्य से जोड़ देते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिसे हम क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। यानी कि क्षेत्रों में जो भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ पाई जाती हैं वही क्षेत्रीय संस्कृतियाँ होती हैं। वे समय के साथ साथ जो है बदलती रहती हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं का और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप। चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो ये चेर जो है एक राज्य है और मलयालम ये एक भाषा है। तो चेर राज्य और मलयालम भाषा का विकास किस तरह से हुआ, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी, यानी कि चेर इलाके में जो है मलयालम भाषा बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया। तो मलयालम जो भाषा थी, उस समय के शासकों ने इस भाषा का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यानी कि सबसे पहला उदाहरण सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये चित्र, इसमें मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख लिखा गया है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ, तो 14वीं ये ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया। तो कौन सी शैली में? ये मणिप्रवालम शैली में लिखा गया। और मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो फ्रेंड्स, ये चित्र देखिए, इसमें जो है बालभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ की जो है लघु मूर्तियाँ, तालपत्र की पांडुलिपि जो है दिखाई गई है। उड़ीसा में है ये मंदिर। तो शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय, यहाँ पर जगन्नाथ के बारे में, जिसको विष्णु कहा जाता था, के बारे में जो है बताया गया है। जगन्नाथ जो है जगत का नाथ, यानी कि विष्णु को कहा गया है। उस समय के शासकों और उनकी धार्मिक परंपराओं को इसमें बताया गया कि उस समय के शासकों ने जगन्नाथ मंदिर के बारे में क्या क्या उनकी आस्थाएं थी और उन्होंने क्या क्या जो है
मंदिर बनाने में क्या क्या सहयोग किया और क्या क्या वहाँ के लोगों की आस्थाएं थी, सबका वर्णन इसमें किया गया है। अन्य क्षेत्रों में अक्षत्रिय संस्कृतियाँ अक्षत्रिय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय। तो उड़ीसा जगन्नाथ का अर्थ है दुनिया के मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। तो पुरी जो है उड़ीसा में, और वहाँ पर जगन्नाथ का मंदिर है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती थी, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंतवर्मन, तो 12वीं शताब्दी के कौन से राजा? अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीया ने अपना राज्य जो है पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया तथा स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि घोषित किया। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता से उनका शासक स्वीकार्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो जगन्नाथ का मंदिर है पुरी में जो है उड़ीसा में। अब राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं बताई गई हैं। राजपूत फ्रेंड्स जो है बहुत ही सूरवीर माने जाते थे। अब उनकी वीरता की परंपराओं का इसमें वर्णन किया गया है। राजपूत वैसे राजस्थान से ही माने जाते हैं, लेकिन ये उत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपुताना कहते थे। तो राजपुताना जो है उस समय के राजस्थान को, जो आज का राजस्थान है, उस क्षेत्र को राजपुताना कहते थे। इससे यह समझा जाता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है, यानी कि पूर्ण सत्य नहीं है। ऐसे अनेक समूह थे और वो आज भी हैं, जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूताना कहते हैं। यानी कि सिर्फ राजस्थान में ही राजपूत नहीं है, और भी अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर राजपूत हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज, जिसके बारे में हमने जो है चैप्टर 2 में पढ़ा है, एक ऐसा शासक था। ये शासक अपने सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे, जिनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण जो है होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त होता? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारणों के रूप में विद्यमान हैं, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए जो है आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी, यानी कि जब तक वो जीते तब तक जीती थी और जब वो मर जाते तो वो मर जाती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जलने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्शों के लिए अपने जीवन पर बलिदान करना होता था। अब यहाँ पर जो है अक्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानियों के बारे में बताया गया है। यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक यानी कि इसका अर्थ तो होता कथा करना, और आगे जाकर इसका अर्थ जो है नृत्य के रूप में किया जाने लगा। कि इतिहास को देखें, यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी, यानी ये कहाँ से जुड़ी है? उत्तर भारत से। कथक शब्द कथा शब्द से निकला, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने
वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगी। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। राजस्थान जयपुर के दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश और निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को 19वीं और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसके 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज यहाँ तक किया और इसका आगे का चैप्टर हम सेकंड और थर्ड पार्ट में ले